जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं संसद पर हमला। संसद पर कांग्रेस जो हमला हुआ है वो कांग्रेस टूल किट का हिस्सा है और वामपंथी विचारधारा उसमें शामिल है। इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्या कि ये जो कांग्रेस वाले जो हैं भारत में, ये अच्छी तरह से जान गए हैं कि जो वर्तमान सरकार है, मोदी सरकार, उसको हम किसी भी हालत में 2024 के लोकसभा चुनाव में हरा नहीं सकते हैं। और ये दिनों दिन इस सरकार की ताकत मजबूत होती जा रही है, अर्थात जन समर्थन बढ़ता जा रहा है इस सरकार के साथ। तो इसलिए ये जो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, विशेषकर ये जो नेहरू गांधी खानदान, उसके जो मतलब रहनुमा, उसके उत्तराधिकारी, इन सब का दिमाग हो रखा है खराब, और इनके जो दरबारी, उनका दिमाग और ज्यादा खराब हो रखा है। और इनके साथ में है वामपंथी विचारधारा। वो हिंदी में कहावत है, करेला वो भी नीम चढ़ा। मतलब बहुत जो स्वाद में जो बहुत ज्यादा तीखा होता है और बहुत ज्यादा कसेला होता है, वो स्वाद है ये दोनों। ये नीम चढ़े करेले हैं और ये लोग मतलब क्या है कि देश के पीछे एकदम पड़े हैं। देश को ये लोग नीम चढ़े करेला जैसे ही बनाना चाहते हैं। देश की उन्नति, प्रगति इनको देखी नहीं जाती, ये पसंद नहीं आती है। और ये लोग दिन रात केवल प्लानिंग करते रहते हैं, कांग्रेस वाले, और खासतौर पर वामपंथी विचारधाराओं वालों का भी इनका साथ में समर्थन है कि कैसे भी हो मोदी सरकार को अगले बार इलेक्शन में हराना है और इनको मेजोरिटी में आने नहीं देना। इसी के लिए बारंबार पिछले करीब 2 साल से ये लोग प्लानिंग करते आए हैं। लेकिन ईश्वर की कृपा है और भारत माता का आशीर्वाद है, इसलिए इनकी सारी प्लानिंग फेल होती जा रही है। प्लानिंग में मैं 1-2 उदाहरण आपको दूंगा। जैसे ये लोग लाए थे किसान आंदोलन, 13 महीने तक दिल्ली की सड़कों को ये लोग जाम करके रखे थे और ये लोग बैठे थे दिल्ली यूपी बॉर्डर के ऊपर 13 महीने तक। अब आप देखिए, और सैकड़ों हजारों की संख्या में जमे रहे थे वहां पर। पैसा कौन दे रहा था? सारे पैसा फॉरेन से आ रहा था, विशेषकर कनाडा से। और वो जो कनाडा से जो पैसा आ रहा था, वो खालिस्तानी का हाथ, उनका समर्थन साफ मालूम हो गया। क्योंकि जब 26 जनवरी में 2-3 साल के नीचे ही वो लोग वहां जाके लाल किला पर जो वो लोग चढ़ के, माने प्रोग्राम जब खत्म हो गया था, नेशनल डे प्रोग्राम जब खत्म हो गया था, उसके बाद उन लोगों ने जुलूस निकाल के लाल किला पर तिरंगा झंडा उतार के वहां खालिस्तानी झंडा लगा दिए। ये सारे तो खालिस्तानी फंडिंग जो भी है सब तो कनाडा से आती है, सभी को मालूम है ये बात। और इसके अलावा मतलब ये लोग जो सब गंद फैलाए सारे देश में, सरकार को एकदम झुकाने की पूरी कोशिश की है। और वास्तव में और अगर 2-4 महीना अगर ये किसान आंदोलन चलता तो बहुत ज्यादा भी मामला गड़बड़ हो सकता था। इसलिए मोदी ने भी बहुत समझदारी का कदम उठा के 13 महीने के बाद जो सरकार जो रिफॉर्म लाना चाहती थी कृषि कानून के हिसाब से, वो सब वापस ले दी। बहुत एकदम समझदारी का कदम उठाइए एकदम सही समय पर। ये बड़े आपको ये किसान आंदोलन के बाद उनका चला ये जो आपका दिल्ली में जो शाहीन बाग, वो CAA NRC के खिलाफ आंदोलन, वो महीनों तक चला। और उसके बाद आया पहलवान आंदोलन, हरियाणा के पहलवान लोग आंदोलन किए। उसमें 2 जो साकी मलिक और ये विनेश फोगाट और वो एक बजरंग पुनिया,
ये तीनों पहलवान नहीं, ये तीनों वहां पर जमे रहे जंतर मंतर पर, और समर्थन देने के लिए बड़े बड़े सब, ये प्रियंका गांधी और क्या क्या गांधी और बड़े बड़े नेता, वामपंथी नेता, कांग्रेस नेता, सारे वहां पर जमावड़ा करते रहे महीनों वक्त तक। और क्या क्या नारेबाजी वहां पर होती रही थी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अरे भाई, पहलवान लोगों का आंदोलन है, पहलवान लोगों को अगर इंसाफ चाहिए था, वो लोग आंदोलन किए, उसमें मोदी तेरी कब्र खुदेगी कहां से आ गई। लेकिन इनका तो टूल किट का हिस्सा था ना, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी को बदनाम करना है, मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करना है, मोदी सरकार को हटाना है, हराना है, ये सब इनकी मानसिकता थी। अच्छा, ये जो अभी इसका कनेक्शन, अभी ये जो संसद भवन पर जो हमला ये लोग किए हैं, ये जो दो युवक लोग जो कूदे हैं और छलांग लगाए हैं, और दो जो पार्लियामेंट प्रीमिसेस के बाहर में जो पकड़े गए हैं, उनमें एक निज़म कौर। ये निज़म कौर कौन है? ये हरियाणा की है, हरियाणा की है और हिसार की। इनकी उम्र है 42 साल, 42 ईयर्स ओल्ड, और ये बोल रही है नौकरी नहीं है। अरे 42 साल की आप उम्र की हो और आप बोल रहे हो नौकरी नहीं, और बीएड एमएड क्या क्या सब पढ़ाई की है ये लोग, बहुत खुद को बहुत हाईली क्वालिफाइड बताती है। तो अभी तो जो भी हमारे देश में जो सरकारी नौकरी जो मिलती है किसी को, वो तो 27, 28 या मैक्सिमम 30 साल तक मिलती है अगर जनरल कास्ट है तो, और शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब अगर है तो 1-2 साल और जाता। तो 30 तक ये तो निज़म कौर, मतलब इसको तो इसकी उम्र के हिसाब से इसका 30 साल के अंदर 28 या 30 साल के अंदर सरकारी नौकरी हो जानी चाहिए थी। तो जब आप 42 साल की हो, आप 14 साल पहले, 15 साल पहले किसका शासन था हिंदुस्तान में? कांग्रेस का। हरियाणा में भी कांग्रेस थी और सेंटर में भी कांग्रेस थी। तो आपको जब आपकी एज थी 22-23 साल से बच्चे लग जाते हैं सरकारी नौकरी में, लाइन में खड़े हो जाते हैं कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए। तो आप तो अभी 42 साल के हो गई हो, तो 22-23 से होकर 19-20 साल तक में 10 साल तो कम से कम कांग्रेस की शासन थी। उसके बाद नरेंद्र मोदी का अभी 9.5 साल शासन हुआ। तो पहले जो 10 साल आपने कांग्रेस के शासन में गंवा दिए, क्यों गंवाए? आप तो पढ़ लिख ली थी, पढ़ भी बहुत सारी पढ़ भी ली थी, BA भी हो गई थी। आप क्यों गंवाए 10 साल कांग्रेस के शासन में? आपने कांग्रेस के शासन में 10 साल में नौकरी के लिए प्रयास किया क्या? और अगर प्रयास किया तो क्यों नहीं मिली आपको नौकरी? तो पहला जिम्मेदार तो आपको कांग्रेस पार्टी को बनाना चाहिए, क्योंकि आपकी उम्र रहने तक, मतलब 28, 30 साल, 32 साल तक कांग्रेस पार्टी का ही शासन था, हरियाणा में भी और भारत में भी। उस समय तो आपने कुछ किया नहीं। और जब आपकी 32 साल की उम्र क्रॉस कर गई, अर्थात जब आप सरकारी नौकरी पाने लायक नहीं रही, आपकी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन नहीं रही, आप डिस्क्वालिफाइड हो गई सरकारी हिसाब से, उस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार के, और आप बोल रहे हो तो ये सरकार के समय नौकरी नहीं है। इसका मतलब जब आपको नौकरी चाहिए थी, जब आप नौकरी के लिए एलिजिबल थी, जिस समय जो सरकार थी, उस समय आपने आंदोलन नहीं किया या आंदोलन में हिस्सा नहीं बनी। जिस समय आपकी सारी टाइम बाढ़ हो गई, एक्सपायरी डेट चली गई, उस समय जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, और अब आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आप हरियाणा में पिछली बार के चुनाव में आप हरियाणा में नुक्कड़ सभा कर रहे थे कांग्रेस के फेवर में, हमारे पास वीडियो आया। कांग्रेस के फेवर में आप नुक्कड़ सभा चुनाव के दरमियान हरियाणा में पिछली बार चुनाव में आप कर रही थी। इसका मतलब आप कांग्रेस के टूल किट का हिस्सा है, इसलिए कांग्रेस ने आपको भेजा है। इससे साफ साफ मालूम होता है। दूसरी बात, आप क्या बोल रही थी कि यहां तानाशाही नहीं चलेगी। आपका जो बार बार जो नारेबाजी कर रही थी आप और वो जो दूसरे आपके जो साथी हैं, वो जो पार्लियामेंट के भवन के बाहर जो नारेबाजी कर रहे थे, क्या कर रहे थे? तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही का मतलब क्या है? हमारे हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ है, तब से ज्यादा, सबसे ज्यादा तानाशाही तो कांग्रेस पार्टी ने की है भारत में। एक एक करके मैं बताता हूं। इंदिरा गांधी ने तानाशाही करके भारत में इमरजेंसी लगाई 2 साल तक। इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर सारे विरोधी लोगों को पकड़ के जेल में ठूस दी 2 साल तक। 1975 से 1977 मार्च तक सभी विरोधी नेताओं को ठूस दी जबरदस्ती जेल में।
इंदिरा गांधी ने प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगाई, वही पौने 2 साल तक। ये तो सारे कारनामे इंदिरा गांधी के अकाउंट में है। तानाशाह तो इंदिरा थी सबसे बड़ी हमारे देश में। तो आप बोल रहे हैं कि तानाशाही ये सरकार कर रही है, मतलब मोदी सरकार कर रही है। उसके बाद कौन, ये जो मनमोहनी सरकार थी वो तो सोनिया गांधी की सरकार थी। तानाशाही तो सोनिया गांधी कर रही थी, अपना पसंदीदा सारा काम करा रही थी। एक छत्रवाद था, तानाशाही तो वो कर रही थी। और अभी कौन कांग्रेस पार्टी में तानाशाह बना हुआ है? अभी बूढ़ा युवराज राहुल गांधी बना हुआ है, तानाशाह बना हुआ है। तो सारे जो तानाशाही नहीं चलेगी, ये सारे क्राइटेरिया में तो कांग्रेस पार्टी फिट पड़ती है। कांग्रेस नेता लोगों के लिए ये चस्पा लगाना चाहिए, ये लेबल लगाना चाहिए, और आप उल्टा नरेंद्र मोदी को चस्पा लगा रही। मतलब जो अभी 3 स्टेट में जो अभी चीफ मिनिस्टर हुए हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, तीनों के बैकग्राउंड एकदम गरीब घर के हैं। तीनों साधारण मध्यम वर्ग गरीब घर के हैं तीनों। अगर मोदी तानाशाह हुए रहते तो ये तीनों घर के लोग सब चीफ मिनिस्टर की गद्दी पर नहीं बैठे रहते। मोदी तो स्वयं गरीब घर से उठ के आए हैं, गरीब घर के हैं। ये जो तानाशाही शब्द जानबूझ के बुना गया, ये सब सारे वामपंथी टूल किट का हिस्सा है। ये जो स्लोगान सब देते हैं ना, ये स्लोगान लिखने का, स्लोगान बोलने का, ये सारा स्टाइल वामपंथियों का है। और ये जो 5 जन पकड़े गए, 5-6 जन पकड़े गए, एक के घर में तो मार्क्सिस्ट साहित्य मिला, एक के घर में कम्युनिज्म थ्योरी, मार्क्सिज्म थ्योरी, उसका साहित्य लिटरेचर मिला है एक के घर में। ये जो लखनऊ से जो वो शर्मा पकड़ा गया, उसके घर में मिला, वो चलाता था ई रिक्शा। अब जो ई रिक्शा चलाता है वो बोलता है कि मुझे नौकरी नहीं मिलती, और पढ़ता है मार्क्सिज्म थ्योरी। मतलब कम्युनिस्ट जो नक्सलाइट जो माओवादी जो पुस्तक पढ़ के माओवादी बन गए हैं, हाथ में बंदूक ले दिया, वही पुस्तक तो वो पढ़ रहा था शर्मा, लखनऊ वाला। और ये बारंबार पिछले 1.5 साल से ये लोग एक साजिश का हिस्सा है। कांग्रेस की तरफ से ये बड़ी साजिश रची गई है, और ये बड़ी साजिश का हिस्सा है। ये 5-6 जन जो पकड़े गए, ये सारे के सारे कांग्रेस के टूल किट के हिस्से हैं, कांग्रेस के साजिश के हिस्से हैं। और 1.5 साल से ये लोग प्रयासरत है। ये जो वो कर्नाटक से जो मैसूर से पकड़ा गया है, वो तो बारंबार हवाई जहाज से मैसूर से आ रहा था दिल्ली रेकी करने के लिए। और उसने जब देखा कि जूतों के ऊपर कोई चेकिंग नहीं होती है, तभी तो 2 जूते बने स्पेशल लखनऊ में। और वो 2 जूतों के नीचे वो केमिकल स्प्रे छिपा कर लाए थे ये लोग, जिसको ये लोग लोकसभा के अंदर में परिसर में संसद सदस्यों के बीच में लोग छिड़के थे। और ये जो टूल किट के हिस्से जो है 2, ये जो बाहर में निजाम थी उसके जो साथी था, वो लोगों ने भी वही छिड़का। मतलब आपने प्लानिंग के तहत, अच्छा इनके जो है वो ललित झा, इनका सुपर ब्रेन, इनके जो मास्टरमाइंड है वो ललित झा, वो तो कलकत्ता के मतलब है, बिहार के मूल निवासी, लेकिन कलकत्ता में रहते थे और एनजीओ चलाते हैं। और एनजीओ क्या चलाते हैं? एनजीओ में यही सब है, यही सब बातें। दूसरा विदेशी फंडिंग है, विदेशी फंडिंग लेके एनजीओ चलाते हैं और ऐसे खुरापाती काम करते हैं। लेकिन और क्या हुआ? लेकिन जो ये लोग सब पकड़े गए, 8 पुलिसकर्मी तो सस्पेंड हुए। सुरक्षा में चूक हुई, लापरवाही हुई, उसके तहत 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड भी हो गए। इसके अलावा ये जो कल नंग नाच किए हैं, ये जो कांग्रेस की सांसद और ये जो तृणमूल कांग्रेस के विशेषकर ये आपका डेरेक ओब्रायन, राज्यसभा में जो डेरेक ओब्रायन है, खुद को बहुत फायर ब्रांड स्पीकर समझते हैं, ये दरअसल एंग्लो इंडियन है। और ये एंग्लो इंडियन, ये जो इन्होंने जो नंग नाच कल किया है राज्यसभा में, और राज्यसभा के जो पीठासीन अध्यक्ष है हमारे जो माननीय उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने भी एकदम तगड़ा एक्शन लिया है और तुरंत उनका नाम लेकर उनको बहिष्कार कर दिया। मतलब संसद के सत्र तक, ये जो अभी शीतकालीन सत्र है उसके आखिरी तक उनको सस्पेंड किया गया। ये जो डेरेक ओब्रायन, ये कौन है? इनकी जड़ भी कटक में है, मैं आपको बताऊं। इनके जो बिलोवेड ग्रैंडफादर, क्योंकि ये एंग्लो इंडियन है, क्रिश्चियन है, इसलिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, बिलोवेड ग्रैंडफादर। ये कटक में ही रहते थे, सालों साल रहे कटक में अंग्रेजों के जमाने में। और अभी 3 साल पहले ये डेरेक ओब्रायन आए थे कटक में रेवेन्सा कॉलेज में किसी सेमिनार में कुछ भाषण देने के लिए। तब उन्होंने जाकर अपने दादा की जो कब्र यहाँ पर है, इनके दादा की जो कब्र है यहाँ पर, गोरा कब्र, उस स्थान का नाम है गोरा कब्र, और वहां जाके ये मत्था टेके हैं। अपने दादा की कब्र पर
डेरेक ओब्रायन ने मत्था टेका कटक में, जिस कब्रिस्तान का नाम है गोरा कबर। गोरा कबर इसलिए है कि जब कटक उड़ीसा की राजधानी थी और अंग्रेजों का शासन था, उस समय जो अंग्रेज लोग यहां मर जाते थे, उनका जो कब्रिस्तान था, उस कब्रिस्तान का नाम गोरा कबर है। और वो कटक के मधुसूदन नगर एरिया में, तुलसीपुर एरिया में वो कब्रिस्तान है, जिसको गोरा कबर कहा जाता है, जहां इसने डेरेक ओब्रायन ने आकर मत्था टेका था अपने बिलोवेड ग्रैंडफादर के कब्र पर। तो इसका कनेक्शन मैंने आपको है कलकत्ता से, पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के सांसद तृणमूल से, लेकिन उनका कनेक्शन मैंने कटक का भी आपको बताया। और उसके अलावा जो 14 जो दूसरी पार्टियों के जो सांसद लोकसभा से भी सस्पेंड हुए, ये लोग एक्चुअली इनका चाहत यही थी कि भाई कैसे भी हो, इनकी चाहत है भी, थी नहीं है भी, कि कैसे भी हो नरेंद्र मोदी को, भाजपा को यहां से हटाना है। इसलिए ये लोग क्या है, वो एक हिंदी में और एक कहावत मैं बोलूंगा, खिसियानी बिजली खंबा नोचे। अब इनकी आदत ये हो गई है, ये बहाना ढूंढ रहे हैं कैसे भी हो नरेंद्र मोदी को हटाना, बीजेपी को हटाना, फिर से हमारी सरकार को लाना है। क्योंकि ये लोग 9.5 साल से, पिछले 9.5 साल से ये लोग भूखे बैठे हुए हैं, भूखे भेड़िए जैसे हो गए हैं लोग। और इनको तो खाने की लत पड़ी हुई है और इनको भोजन भी मिल रहा है। ये लोग इसलिए भूखे भेड़िए की तरह सारी एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन इनकी एक भी नहीं चलेगी। लेकिन मैं एक बात और बोलना चाहता हूं साथ में, ये जो अभी 5-6 महीना और जो बचा है पार्लियामेंट इलेक्शन का, भारत की सुरक्षा एजेंसियों को, भारत की जनता को बहुत सतर्क रहना चाहिए। ये अभी जैसे एक टूल किट अभी सामने आया है, अभी अनेकों टूल किट ऐसी आने की संभावना है और विदेशी फंडिंग भी होगी उसमें। कांग्रेस वाले तो यहां पर हैं ही, इसके साथ साथ में विदेशी फंडिंग भी अवश्य ही होगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हम भारतीयों को चाहिए सब हम लोग सजग रहे, सतर्क रहे, तभी इनके टूल किट को हम लोग फिल कर सकते हैं। और बहुत खुशी की बात है, इनके ऊपर जो धारा लगाई गई है यूएपीए के तहत, बहुत गंभीर और कड़ी धारा लगाई गई है और उसी के धारा के लायक हैं ये लोग। इनके साथ में कोई रहम भारत सरकार को बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। आज के एक्ट में इतना ही, अगले एक्ट पर फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।